Hello, students. Our today's topic for discussion is financial services and its scope. Let's discuss what are financial services. Financial services means the services provided by the financial institutions. अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, पहले इन्हें समझते हैं. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. बैंक जो है वो क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरी होते हैं. किन के बीच में? इन्वेस्टर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? इंटरमीडियरी होते हैं, बीच के पर्सन होते हैं. किनके बीच के? इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के बीच में. इन्वेस्टर्स वो लोग जो कि अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बोरोवर्स वो पर्सन्स, वो इंस्टीट्यूशंस जिन्हें की फाइनेंस की ज़रूरत है. तो यहाँ पे जो बैंक है वो क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर से जो है वो अमाउंट रिसीव करता है. किस फॉर्म में? हाउस होल्ड सेक्टर या तो बैंक्स में सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं. और ये जो पैसा बैंक के पास आया, जो हाउस होल्ड सेक्टर ने दिया, ये जो बैंक है आगे क्या करता है? बोरोवर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करता है? आगे लोन के रूप में दे देता है. इट मीन्स जो बैंक्स हैं या ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स या मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. इट मीन्स ये हेल्प करते हैं कि जो मनी है वो क्या हो पाए? इकोनॉमी में सर्कुलेट हो पाए. तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विसेज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज. अब इन फाइनेंशियल सर्विसेज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ एंड द नेक्स्ट इज़ मॉडर्न एक्टिविटीज़. लेट्स डिस्कस दीज एक्टिविटीज़. फर्स्ट वन इज़ योर लीजिंग, और हम इसे क्या बोलते हैं? लीजिंग फाइनेंस. लीजिंग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. से एग्जाम्पल, आप जो है फॉरेन ट्रिप के लिए कहीं पे गए. से एग्जाम्पल, आप ऑस्ट्रेलिया गए. वहाँ पे आपको क्या चाहिए? एक कार चाहिए. ठीक है, आपको कार चाहिए. आप घूमना चाहते हैं 3-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए. आप उस ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं और बार बार टैक्सी लेना या कैब करना आपको मंजूर नहीं है. तो आप क्या करते हैं? उस कार को आप लीज़ पे ले लेते हैं. तो यहाँ पे 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हुई. पहली पार्टी कौन? आपका नाम हम लिख लेते हैं. से एग्जाम्पल मिस्टर ए. और जिस कंपनी से आप कार जो हैं वो लेना चाहते हैं लीज़ पे, उसको बोल देते हैं ABC कंपनी. तो आप क्या करते हैं? आप दोनों के बीच में क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो जाएंगे और आप क्या करेंगे? ये जो कार है ABC कंपनी से लीज़ पे ले लेंगे. इस ABC कंपनी को हम बोलेंगे लेसर. और LESSOR. और जो आप हैं, हम आपको बोलेंगे लेसी. LESS. ठीक है, तो लीजिंग क्या है? लीजिंग इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, लेसर एंड लेसी. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है.
5 दिन के बाद जब आपने कार को यूज़ कर लिया तब आप क्या करेंगे, ABC कंपनी को उनकी कार जो है वो वापस कर देंगे। तो इसका मतलब ABC कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, आप ABC कंपनी को क्या प्रोवाइड करेंगे, लीज़ रेंटल्स। ठीक है, तो आप लीज़ रेंटल ABC कंपनी को पे करेंगे। और आपको पता है कि आप जब लीज़ अग्रीमेंट आपने साइन किया तो पोसेशन तो कार की आपके हाथ में आ गई, मतलब 5 दिन के लिए कार आप यूज़ कर सकते हैं, पर जो उसकी ऑनरशिप है वो किसके हाथ में रहेगी, लेसर के हाथ में रहेगी, ABC कंपनी के हाथ में रहेगी। लेट्स मूव टू द अनदर फाइनेंशियल सर्विस। नेक्स्ट वन इज़ योर हायर परचेज। हायर परचेज को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, से एग्जाम्पल आप एक एक्टिवा परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, कंपनी का नाम लिख लेते हैं हीरो होंडा। आप हीरो होंडा जो डीलर्स हैं आप उनके पास गए, ठीक है, तो एक्टिवा परचेज़ करना चाहते हैं। एक्टिवा की प्राइस जो है वो 80,000 रुपीज़ है। अब आपने पूछा उनसे कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं परचेज़ करने के लिए। उन्होंने क्या बोला, या तो आप पेमेंट जो है इकट्ठे कर दीजिए, अगर आप इकट्ठी नहीं कर सकते पेमेंट तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप डाउन पेमेंट पे कर दीजिए 20,000 और बाकी सारी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं आप आगे पे कर देना। तो 80,000 की एक्टिवा है, 20,000 आप डाउन पेमेंट कर देंगे, रिमेनिंग 60,000 आप EMI पे करेंगे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, और वो EMI एक होगी 5,000 की और आप क्या करेंगे, 12 EMIs जो है वो पे कर देंगे। हायर परचेज़ में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो एसेट जो आपने 20,000 रुपये पे कर दिए, ये तो डाउन पेमेंट है। जब तक आप ये नेक्स्ट 60,000 पे नहीं करते, ऑनरशिप जो है एसेट की आपके पास नहीं आएगी। इट मीन्स जो एक्टिवा है उसकी ऑनरशिप आपके पास कब आती है, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर देते हैं। से एग्ज़ाम्पल आपने 20,000 पे कर दिया, उसके बाद 5,000 की 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, जबकि 12 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। तो यहाँ पे इस हीरो होंडा कंपनी के पास या डीलर के पास ये राइट है कि वो जो एक्टिवा है उसकी पोसेशन आपसे छीन सकता है। वो एक्टिवा जो है अपने साथ ले जाएगा अगर आप पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते। और उसके पास ये भी राइट है कि ये जो आपने 20,000 डाउन पेमेंट पे की है और ये जो 10,000 आपने EMI पे की है, वो उस पैसे को क्या कर लेंगे, फॉरफीट कर लेंगे। फॉरफीट का मतलब अपने पास ही रखेंगे, आपको वापस नहीं करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड हायर परचेज एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज़ योर बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्लस 1 में भी आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। तो इसको समझते हैं ये क्या है। से एग्ज़ाम्पल आपका नेम है ए, आप हैं मिस्टर ए, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपने गुड्स जो हैं क्रेडिट पे सेल किए। अब गुड्स जो है क्रेडिट पे सेल किए, किसको किए, सी को। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपने सी को क्रेडिट पे गुड्स जो हैं सेल किए। अब सी जो है आपका क्या बन गया, डेटर, ठीक है। आपने सी को क्या बोला, भाई ऐसा करो कि मैं एक बिल बनाता हूँ, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने एक बिल बनाया, ठीक है, वहाँ पे लिखा कि मिस्टर सी जो है वो आपको आफ्टर 3 मंथ्स जो है आपका पैसा जो है वो पे कर देंगे। तो मिस्टर सी ने नीचे साइन कर दिए, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब मिस्टर सी ने जो है वो बिल क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, पैसा तो मिस्टर ए के पास 3 महीने बाद आना है, पर मिस्टर ए को क्या है, ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की 10 दिन के बाद। अब अभी 2 महीने और 20 दिन पड़े हैं, पैसा तो अभी आएगा ही नहीं, वो तो ब्लॉक हो चुका है।
तो मिस्टर ए के पास क्या है, एक ऑप्शन अवेलेबल है। वो क्या करवा सकते हैं, बैंक से अपना बिल जो है वो क्या करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। मिस्टर ए क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मुझे मिस्टर सी से ये जो पर्टिकुलर बिल है वो रिसीव हुआ है और मैं इसे क्या करवाना चाहता हूँ, डिस्काउंट करवाना चाहता हूँ। तो मिस्टर ए बिल जो है बैंक को दे देंगे और उसकी जगह बैंक से वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है बिल की ले लेंगे। मान लीजिए वो बिल जो था वो 10,000 का था, तो बैंक जो है वो क्या करेगा, 10,000 का बिल ले लेगा और ये जो 10,000 वापस नहीं करेगा, वो आपको 9,500 रुपीज़ जो है वापस करेगा। 500 रुपीज़ वो अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो काट लेगा। क्यों, क्योंकि उसकी मनी भी ब्लॉक हो रही है, उसे भी पैसा 2 महीना और 20 दिन के बाद जो है वो रिसीव होगा। दिस इज़ कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट सर्विस इज़ योर वेंचर कैपिटल। समझते हैं ये क्या होता है। वेंचर कैपिटल में क्या है, से एग्जाम्पल मैंने अभी आपने जो है MBA कंप्लीट किया है। अब MBA कंप्लीट कर लिया है, नॉलेज है, प्रोजेक्ट्स की नॉलेज है, अच्छा एक आइडिया आपके पास है, आइडिया जनरेट किया आपने एक बिज़नेस को स्टार्ट करने का। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, आइडिया भी है और फिजिबल आइडिया भी है, रेवेन्यूज़ भी अच्छे जनरेट हो सकते हैं उस आइडिया से। प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज तो है पर पैसा जो है वो अवेलेबल नहीं है, आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप हेल्प लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की। वो क्या, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, एक फ़ंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये इस फंड को क्रिएट करने में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, बैंक इन्वॉल्व होते हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या करते हैं, उस फंड में पैसा डालते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जिन प्रोजेक्ट्स के लिए एंटरप्रेन्योर के पास आइडियाज़ तो हैं पर उनके पास जो है फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो आप इन वेंचर कैपिटलिस्ट की हेल्प से आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपने आइडिया जनरेट किया है आप उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं। दिस सर्विस इज़ कॉल्ड वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट इज़ योर हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस क्या है, आज के टाइम पे बहुत सारे बैंक्स जो हैं आपको हाउसिंग फाइनेंस की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं तो आपको बैंक्स जो हैं वो या फिर अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, आपको आपकी हाउस को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए या रेनोवेशन करने के लिए लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। दीज आर कॉल्ड हाउसिंग फाइनेंस। और हाउसिंग फाइनेंस को कौन रेगुलेट करता है, हाउसिंग फाइनेंस को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है कॉल्ड नेशनल हाउसिंग बोर्ड। नेक्स्ट इज़ योर इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का मतलब क्या है ये आप सब जानते हैं। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप किसी पर्सन को जो है रिस्क से हटाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो रिस्क है वो खुद बेयर करने के लिए रेडी है। और ये रिस्क कौन बेयर करता है, इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि एक हमारा जो फ्यूचर है अनसर्टेन है। ठीक है, कोई भी कंटिजेंसी जो है वो अक्कर हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उस रिस्क को फेस करने के लिए कुछ मेजर्स लेते हैं और उस मेजर में क्या आता है, इंश्योरेंस। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, या तो अपनी लाइफ को इंश्योर कर लेते हैं या फिर अगर मुझे रिस्क है कि मेरी केमिकल फैक्ट्री है और फायर लगने के बहुत सारे चांसेस हैं तो फायर इंश्योरेंस मैं ले लेती हूँ, मैरीन इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो जो इंश्योरेंस है इसे हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ लाइफ इंश्योरेंस and the next is general insurance। जनरल इंश्योरेंस में क्या आ जाएंगी,
फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस इसमें कवर हो जाएगी। इंश्योरेंस भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पर्सन्स के बीच में। वो दो पर्सन कौन होंगे, एक तो इंश्योरर कौन होगा, इंश्योरेंस कंपनी, और नेक्स्ट पर्सन इज़ इंश्योर्ड, जो कि इंश्योरेंस जो है वो ले रहा है, ठीक है। और इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करना पड़ता है इन रिटर्न, प्रीमियम। किस रिटर्न के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका रिस्क जो है बेयर करने के लिए रेडी है। आज के टाइम पे जो रेगुलेशंस है इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो कौन बनाता है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ योर फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग क्या है, फैक्टरिंग को समझते हैं। देखिए, जब भी एक बैलेंस शीट बनती है उसमें एक मेन कंपोनेंट एसेट साइड पे कौन सा है, डेटर्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक मेन कंपोनेंट है डेटर्स, ठीक है। ये डेटर्स के कारण कंपनी के बहुत सारे फंड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टरिंग सर्विसेज लेनी पड़ती है। अब ये फैक्टरिंग में क्या होता है, मान लीजिए आप फैक्टरिंग सर्विसेज लेते हैं, तो अगर आप फैक्टरिंग सर्विसेज ले रहे हैं तो आपके जितने भी डेटर्स हैं उनसे जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे इन फ्यूचर, वो सारी की सारी अमाउंट जो है कौन रिसीव करता है, फैक्टरिंग फर्म। इट मीन्स फैक्टरिंग फर्म एक ऐसी फर्म जो कि जितने भी आपके डेटर्स हैं उनसे जितना भी अमाउंट रिसीव करना है, ये सारा का सारा कंपनी को रिसीव नहीं करना। ये जितनी भी ये जो फैक्टरिंग फर्म्स हैं, ये आपका जो अमाउंट है, ड्यू जो है वो रिसीव ये खुद करेंगी। रिमाइंडर भेजना है अगर डेटर्स को कि वन मंथ में आपको पे करना है, तो ये रिमाइंडर भी भेजने का काम जो है वो कौन करता है, फैक्टरिंग फर्म करती है। और इन रिटर्न जो है आपकी कंपनी फैक्टरिंग फर्म को क्या पे करेगी, या फैक्टर को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट एज वेल एज कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आर योर म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या है, देखिए आज के टाइम पे एक पर्सन के पास इतनी नॉलेज नहीं है या इतना टाइम नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज रखे, पूरी रिसर्च कर सके, ठीक है। स्टॉक मार्केट में के बारे में पूरी रिसर्च करना, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आज के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मार्केट के बारे में पूरी रिसर्च करें। तो या आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो है परचेज़ कर लेते हैं। अब इसे परचेज़ करने का क्या फ़ायदा है, म्यूचुअल फंड्स जो है एक कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, इनके अंडर जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं काम करते हैं। इन एक्सपर्ट्स को जो स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन सा स्टॉक कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, इन्हें पूरी नॉलेज होती है। और हम जो हैं अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अब एक ही स्टॉक में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ और अगले दिन वो स्टॉक जो है गिर जाए तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसीलिए वॉरेन बफेट ने क्या बोला कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, और इसी के ऊपर काम करता है म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब अगर मैं पैसा लगा रही हूँ म्यूचुअल फंड्स में, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी या ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, इनके एक्सपर्ट्स मेरा पैसा उठाकर कभी भी
एक स्टॉक में नहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन यूज़ करेंगे। कुछ पैसा किसी कंपनी में लगा देंगे, कुछ पैसा किसी कंपनी में और कुछ पैसा किसी कंपनी में, ताकि अगर एक कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस गिर भी जाएं तो बाकी कंपनीज़ के तो बढ़ सकते हैं, उसके तो चांसेस हैं, तो मुझे लॉसेस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस है जो आज के टाइम पे बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रही है। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज़ योर क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग जो है वो कौन करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। ये ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि हर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करती है। अब क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि मान लीजिए मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं बैंक के पास गई और बैंक को बोला भाई मुझे तो 1000 लाख की ज़रूरत है, ठीक है, 1000 लाख की या 10 करोड़ की ज़रूरत है, तो बैंक जो है मुझे लोन देने में टाइम लेगा। वो किन की हेल्प लेता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की हेल्प लेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या देखेंगी, ये एजेंसीज़ ये चेक करती हैं कि मैंने पहले जितने भी लोन ले रखे थे क्या मैंने वो टाइमली वापस किए कि नहीं, मतलब मेरी जितनी भी लीगल ऑब्लिगेशंस थी मैं उन्हें जल्दी से फुलफ़िल कर लेती हूँ कि नहीं फुलफ़िल करती। तो दिस इज़, वो क्या करती हैं यहाँ पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ रेटिंग देती हैं। जैसे मेरी कंपनी को रेटिंग दे दी ट्रिपल ए का मतलब ये हो गया कि मैंने मार्केट में जब भी पैसा उठाया तो अपने क्रेडिटर्स को पूरे टाइम पे किया। तो ऑब्वियसली जब बैंक देखेगा भाई ये तो कंपनी को क्रिसिल ने क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल ने ट्रिपल ए जो है वो रेटिंग दी है, तो क्या करेगा बैंक भी मुझे इजीली जो है लोन जो है प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि बैंक ने ये इंश्योर कर लिया कि मैं जो लोन है वो टाइमली रीपे कर देती हूँ। नेक्स्ट पे चलेंगे मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब क्या है, मर्चेंट बैंकिंग का आज के टाइम पे काम जो है बैंक्स ही कर रहे हैं। जब भी एक कंपनी को ज़रूरत होती है पैसे की, मतलब कंपनी रेज़ करना चाहती है फंड्स, तो उसे एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी की हेल्प लेनी पड़ती है। और सेबी भी यही कहता है कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी है और शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो आपको मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को अपॉइंट करना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को अपॉइंट मैंने कर लिया। अब ये मर्चेंट बैंकिंग कंपनी क्या करेगी, देखिए, जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती है मैं शेयर इशू करती हूँ या डिबेंचर्स इशू करती हूँ। ये जो शेयर्स हैं इशू कैसे करते हैं, सबसे पहले कंपनी लेके आती है अपना प्रॉस्पेक्टस, कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने में ये मर्चेंट बैंकिंग कंपनी हेल्प करेगी। उसके बाद प्रॉस्पेक्टस तो इशू कर दिया, उसके बाद हमें क्या लेनी पड़ती है, लोगों से एप्लीकेशन मनी लेनी होती है, ठीक है। तो वो ये जो एप्लीकेशन मनी है ये भी कौन प्रोवाइड करेगा, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एप्लीकेशन मनी पे करेंगे, और उस एप्लीकेशन मनी को मैनेज कौन करेगा, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी। उसके बाद बात करते हैं आगे। अब शेयर इशू करने हैं तो शेयर इशू करने से पहले अगर आप प्रमोशन करते हैं, से एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी है और मैं IPO इशू कर रही हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रमोशन का काम भी क्या करेगी, कौन करेगी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी। उसके बाद अंडर राइटिंग का काम भी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी करती है। अंडर राइटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे कुछ शेयर्स जो है सब्सक्राइब नहीं हो पाए, 100 शेयर्स मैंने इशू किए, 99 या 98 सब्सक्राइब हो गए, 2 शेयर्स रह गए, तो वो जो 2 शेयर्स हैं वो क्या करेगी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी जो है अंडर राइटिंग में हेल्प करेगी। वो 2 शेयर्स जो हैं मर्चेंट बैंकिंग कंपनी खुद परचेज़ कर लेगी।
नेक्स्ट इज़ योर लोन सिंडिकेशन। लोन सिंडिकेशन को समझते हैं। से एग्जाम्पल, आप बैंक हैं, ठीक है, आपके पास एक कस्टमर आया और बोलता है, कंपनी आई, मान लीजिए रिलायंस जियो है, ठीक है, रिलायंस जियो कंपनी आपके पास आई और बोलती है भाई मुझे 1000 करोड़ का लोन जो है वो चाहिए। अब जियो तो आज के टाइम पे उसकी नेट वर्थ बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छी कंपनी भी है, प्रॉफिट्स में भी जा रही है। तो बैंक ने ये देखा भाई 1000 करोड़ का लोन तो चाहिए, पर वो इतना लोन जो है प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो हर बैंक का एक लोन सिंडिकेशन सेल होता है, हम कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए 1000 करोड़ का लोन चाहिए, मेरे पास 7000 करोड़ लोन देने के लिए तो अवेलेबल है, 3000 करोड़ लोन देने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो लोन सिंडिकेशन सेल जो होगा मेरे बैंक का, वो बाकी बैंक से या बाकी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ये जो 3000 करोड़ का लोन रह गया उससे क्या करेगा, उनसे लेगा और आगे रिलायंस जियो को प्रोवाइड कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड लोन सिंडिकेशन। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।